हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव चैनल पे, जहां हम परीक्षा की तैयारी एक महोत्सव की तरह करते हैं। आज सीखने से सिखाने तक के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बिहार का भूगोल, जो एडिटोरियल बुक के 5th एडिशन बिहार तथ्य सार का है। मैंने पार्ट 1 में बिहार का इतिहास कंप्लीट कर दिया है। आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर जाकर देखें। आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ बिहार का भूगोल। चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। बिहार का भौतिक विभाजन देखेंगे तो यह एक तरफ पहला है पर्वतीय या तराई क्षेत्र है, दूसरा जो विभाजन है वो मैदान है, और तीसरा क्या है, एक पठार। पर्वतीय और तराई क्षेत्र में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। सोमेश्वर श्रेणी पढ़ेंगे, रामनगर दून पढ़ेंगे, दून घाटी पढ़ेंगे, ठीक है। और मैदानी भाग में क्या पढ़ेंगे, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। और पठार में धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान। ओके, चलिए अब बिहार का भौतिक विभाजन का एक मानचित्र देख सकते हैं। जैसे कि इस भाग में जो है सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून है, और ये किस तरफ पड़ रहा है, उत्तर की तरफ है, ठीक है। और आपसे इस तरह से पूछेगा कि हाँ बताइए कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है ना, इसे क्रमवार में सजाइए। इस तरफ पश्चिम है, इस तरफ पूर्व है, ठीक है। ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है कि नहीं। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब उत्तर की तरफ देखेंगे तो सोमेश्वर श्रेणी आता है, दून घाटी आ रहा है, रामनगर दून आ रहा है। आपसे बहुत बार बीपीएससी ने इस तरह से सवाल पूछ चुका है कि हाँ चलिए बताइए निम्नलिखित शब्द वो दिए गए ऑप्शनों को जो है ना क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रमवार में सजाइए। तो पश्चिम से पूर्व में की तरफ जाता है, पहला आता है सोमेश्वर श्रेणी, फिर दून घाटी, फिर रामनगर दून। अगर यही पूर्व से पश्चिम हो जाएगा तो रामनगर दून, दून घाटी और ये सोमेश्वर श्रेणी आ जाएगा, ठीक है। और ये किस तरफ पड़ रहा है, तो उत्तर में, पश्चिम उत्तर में इस कोने में पड़ रहा है, ठीक है। अब दूसरा है, अब ये देखेंगे गंगा नदी जो बिहार के बीचों बीच ये बह रही है, ठीक है। इस तरफ से घाघरा नदी आ रही है, इस तरफ से गंडक नदी आके गंगा में मिल रही है। तो ये जो घाघरा और गंडक नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, घाघरा गंडक दोआब। दोआब मतलब क्या होता है, दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ से देखिए कोसी नदी गंगा में मिल रही है, और यही गंडक और कोसी नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गंडक कोसी दोआब। अब फिर इसके बाद महानंदा नदी यहाँ पे आके गंगा में मिल रही, गंगा में नहीं मिल रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महानंदा नदी इधर से बिहार में तो नहीं मिल रही है। अब ये जो हो जाएगा कोसी नदी और गंगा महानंदा नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, कोसी महानंदा दोआब। अब दक्षिण की तरफ हम देख लेते हैं। दक्षिण की तरफ क्या, सबसे पहले नदी की बात कर लें तो सोन नदी दक्षिण की तरफ आती है। हाल के पेपर में ये पूछा है कि बताइए बिहार के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है, ठीक है। तो हम उसमें ऑप्शन क्या क्या था, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ठीक है। तो हमारा सीधा से सीधा आंसर हो जाता है क्या, सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी, अब ये देखेंगे तो ये वाला हमारा ये जो क्षेत्र है पश्चिमी का है ना, दक्षिण और पश्चिम का जो ये क्षेत्र पड़ रहा है, ये क्या पड़ रहा है, गंगा सोन दोआब पड़ रहा है। अब ये बीच वाला क्षेत्र जो क्या आ रहा है, मगध का मैदान, ठीक है, ये मगध का मैदान है। ये दक्षिणी पठार यहाँ पे आ गया, और ये अंग का मैदान है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
अब जो है पर्वतीय या तराई क्षेत्र देखेंगे। पर्वतीय या तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की शिवालिक श्रेणी का भाग जो है अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा में है जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिकना ठोड़ी दर्रे के पास जो है समाप्त होती है। इस श्रेणी का निर्माण जो है तृतीय काल में हुआ था। यह पहाड़ियाँ उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को घेरे हुए हैं। राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 874 मीटर, है ना। इसी श्रेणी में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी में ही तो स्थित रहेगी ना, है ना। चलिए दूसरा आता है हमारा रामनगर दून। रामनगर दून जो है रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित। यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे दक्षिणी श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? संतपुर, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चे? 242 मीटर, ठीक है, इसके निकट है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। अब चलिए तीसरा हमारा आता है दून घाटी। दून घाटी जो है यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा है। यह 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई लगभग 240 मीटर है, ठीक है। चलिए अब हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे। मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग जो है ना मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा बहती है और गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, ऊपर की तरफ। यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी डिवीजनों के क्षेत्र को क्या करती है? कवर करती है। और पश्चिम में घाघरा, गंडक दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग जो है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अधिक ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है और यह जलोढ़ पंखों का स्थान है। इसका निर्माण जो है गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दो मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि में जो है विभाजित है, जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब और बिहार में दोआब है, ठीक है। अब ये तो हो गया घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, ठीक है। अब दक्षिणी गंगा का मैदान देखेंगे। दक्षिणी गंगा के मैदान में हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठार पहाड़ क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में जो है इसका आकार छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में टाल क्षेत्र और दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका की और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल हैं। इस मैदान का निर्माण जो है गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदियों जैसे पुनपुन, सोन, फल्गु की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस मैदान का ढाल क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला जो है गंगा सोन दोआब, दूसरा है मगध का मैदान और तीसरा जो है
अंग का मैदान। अब आता है पठार। पठार के बारे में जानेंगे कि पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। पहला क्या है? धारवाड़ चट्टानें, जो कहाँ कहाँ पाई जाइए? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में। विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दक्षिण बिहार की प्रमुख पहाड़ियाँ गया जी में कौन कौन सी? ब्रह्मयोनी पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, रामशिला, मंगला गौरी, गुरपा पहाड़ी, ये सब कहाँ है? गया जी में। ठीक है, अब गया जी में आप लोग देखते होंगे ना, पिंडदान के लिए फेमस है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, प्रेत। इस ट्रिक से आप लोग ना याद कर सकते हैं, और ये सबको भी अलग अलग नामों से याद कर सकते हैं। अब दूसरा है राजगीर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो पहला कौन सा? रत्नागिरी, विपुलगिरी। ठीक है, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी, सोनगिरी। आप यहाँ देखेंगे सब में गिरी गिरी आ रहा है, तो जितने भी गिरी हैं सारे कहाँ हैं? राजगीर में। ठीक है, आप इस मजेदार ट्रिक से आप इसको याद सकते हैं। जैसे रत्न, विपुल, उदय, वैभव और सोन जाके पहाड़ में गिरे। कौन से पहाड़ में कहाँ जाके गिरे हैं? राजगीर में। ठीक है ना, चलिए मजाक से दूर हट गए, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। मुंगेर। मुंगेर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? खड़गपुर, पीर पहाड़ी, काली पहाड़ी, सीताचरण पहाड़ी, मारूक पहाड़ी। अब आता है कैमूर। कैमूर में कौन कौन सी पहाड़ी? एक तो कैमूर पहाड़ी, रोहतास पहाड़ी और अधोड़ा पहाड़ी। चलिए अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। जैसे बिहार की उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौड़ या मन कहा जाता है कि नहीं? गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन, चोर, गोखुर जिलों के रूप में पाए जाते हैं। अब दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो टाल कहते हैं। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे चट्टानों के बारे में। इस क्षेत्र में क्या पाया जा रहा है? टर्सरी चट्टानें पाई जा रही है। इस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें, ये वाला हमारा जो क्षेत्र है ये धारवाड़ चट्टान के लिए फेमस है, और ये बीच वाला जो है क्वाटनरी मैदानी भाग है। ठीक है, अब चलिए चट्टानों के प्रकार और उसके निर्माण काल, क्षेत्र और विशेषता को जानेंगे। जैसे धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, धारवाड़, इसका जो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है, और इसका क्षेत्र कौन सा है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि। विशेषता क्या है कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। ये धारवाड़ की जो चट्टान है बिहार में क्या है? सबसे प्राचीन क्षेत्र है। विंध्य क्या है? विंध्य चट्टानें जो है प्री कैम्ब्रियन काल में क्षेत्र कौन कौन सा आ जाएगा? कैमूर और रोहतास। इसकी विशेषता क्या है कि दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें सीमेंट उद्योग, जो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अब टर्शरी। ठीक है, टर्शरी चट्टानें। अब ये देखिए इसका निर्माण काल जो है प्लीस्टोनासीन काल में हुआ है। प्लीस्टोनासीन काल में इसका क्षेत्र क्या क्या आएगा? पश्चिमी चंपारण ओनली। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे नवीन क्षेत्र यह है। ठीक है, सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र किस में आता है? टर्शरी में। ठीक है, अब क्वार्टर नरी में देख लेंगे जो मैदानी भाग है। यह कौन सा है? ये भी जो है प्लीस्टोनोसीन एवं होलोसीन निर्माण इस काल में निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसके क्षेत्र क्या है? गंगा का मैदान। ठीक है, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? बिहार का अधिकांश भाग जो है मैदानी है, और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र जो कौन सा? ये क्वाटनरी है, क्योंकि ये मैदानी भाग है ना, तो कृषि के लिए उपयोगी होगी। अब बिहार की जलवायु के बारे में बात करेंगे तो बिहार की जलवायु किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। ये तो पता ही है आप। बिहार की जलवायु
उपोष्ण कटिबंधीय और या मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने के वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला क्या हो जाएगा? अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। उपोष्ण क्षेत्र, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं या इत्यादि, ठीक है। अब जो है बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण दिया है, ठीक है। जैसे कोपन जलवायुवेता कोपन जो है, जो उत्तरी बिहार में जो है संकेतक क्या दिए हैं? CWG, और दक्षिणी बिहार में क्या दिए हैं? AW। अब त्रिवार्था जो है उत्तरी बिहार में क्या संकेतक दिए हैं? CAW, और दक्षिणी बिहार में क्या हो जाएगा? AW। और थॉर्नवेट ने क्या दिया है? उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CB-W, और शेष बिहार में CA-W, ठीक है। इसको याद रखो। कोप्पन वाला जो है ना बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। आप फिर भी इसे आप इस तीनों के संकेतक को याद रखेंगे। अब बिहार में समानता है, सामान्यता जो है 3 ऋतु में आती है। पहला है ग्रीष्म, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति है। 2025 में औसत तापमान कितना दर्ज किया गया था? 24 डिग्री। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान जो है गया है, ठीक है। गया गए तो गए आप 47 डिग्री सेल्सियस, ओके। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। और ये नॉर्वेस्टर और काल वैशाखी का मुख्य कारण क्या है? पूर्व से मानसून आने के पूर्व से जो बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। अब दूसरा है ऋतु, वर्षा ऋतु। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई और अगस्त से अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर होती है। 2011 से 25 के दौरान औसत वर्षा का पात जो है 99.24 सेंटीमीटर रहा है। 2024 में बिहार की औसत वर्षा 102.5 सेंटीमीटर रहा है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 215.2 सेंटीमीटर रहा है। 215.2 सेंटीमीटर। तथा सबसे कम जो वर्षा हुई है वैशाली में कितना सेंटीमीटर? 69 सेंटीमीटर जिले में हुई है। अब बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो जिसके कारण जो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखों से प्रभावित होता है ना। इसीलिए आप देखते होंगे उत्तरी बिहार में ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं बिहार से बाढ़ से जो है ना ग्रस्त रहते हैं। और बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? कोसी नदी, है कि नहीं। अब हमारा तीसरा आता है शीत ऋतु। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक है। मानसून के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडा वाला क्षेत्र होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है, सर्वाधिक गर्म भी गया है, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी क्या है? गया है। इसलिए बोले गया गए तो आप गए। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर में से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है। अब बिहार में जलवायु क्षेत्र देखेंगे। बिहार में कृषि की दशा एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु के क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग में 2 वर्ग में भी विभाजित किया गया है। पहला है जोन 1, बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को दर्शाता है, जहां जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जोन
जोन 2 में जो है बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र को दर्शाता है। इस क्षेत्र के खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा आधारित फसलों की प्रधानता है। इस क्षेत्र में मक्का, चाय, जूट का उत्पादन किया जाता है। जोन 3A में जो है बिहार के दक्षिण पूर्व भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की जगह मोटे अनाज की प्रधानता दी जाती है। अब जोन 3B बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण जो है खाद्यान्न फसल की उत्पादन की प्रधानता है। ठीक है, अब हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारा रहा जोन फर्स्ट। ओके, जो पिंक से कवर किया गया ये जोन हमारा फर्स्ट है, याद रखिएगा। ये जो वाइट से कवर है पूरा, ये हमारा जोन 2 है, जिसमें जोन फर्स्ट, सबसे पहले जोन फर्स्ट में देखेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज आता है। अब जोन 2 की बात करें तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया। ठीक है, ये जोन 2 में आता है। अब जोन हमारा 3B जो है, पहले जोन 3A देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र है जो रेड से है घिरा हुआ, ये जोन 3A है, जिसमें शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई आते हैं। अब जोन 3B में जो है ये ग्रे कलर जो है, इससे देखेंगे इसमें जितने क्षेत्र हैं कौन कौन है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर, बक्सर, ये सब जो है जोन 3B में आते हैं। अब चलिए एक देख लेते हैं कि जोन फर्स्ट में कितने ज़िले हैं। कुल 13 ज़िले हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है। इसकी विशेषता क्या है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो 104 से 145 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का आदि। जोन 2 में जो है 8 ज़िले आते हैं, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसलें जूट, धान, जाय, मक्का आदि हैं। जोन 3A में है 6 ज़िले आते हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अब जो है जोन 3B, इसमें टोटल 11 ज़िले हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। मुख्य फसलें यह क्या है, गेहूँ, दाल, अरहर, चना। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। अब आते हैं बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार का अपवाह तंत्र देखेंगे कि बिहार की नदियाँ, अपवाह तंत्र में क्या पढ़ते हैं, बिहार की नदियाँ। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यह नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। ठीक है, अब अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालयी नदी, दूसरा क्या है, पठारी नदी। हिमालय नदी में क्या विशेषता है कि ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं, सदा निरंतर, मतलब हमेशा बहती रहती है। हमेशा जल इसमें रहता है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ बाल्यावस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोकुल झील बनाने वाली नदियाँ हैं। गोकुल झील बनाने वाली नदियाँ कौन सी है, हिमालय नदियाँ। ठीक है, अत्यधिक जल संग्रह के कारण, बाढ़ का कारण भी यही नदियाँ हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी आती है, गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि। अब पठारी नदियों को देखेंगे, ये वर्षा आधारित नदियाँ है ना। ये मतलब वर्षा रहेगी तो ये नदी क्या रहेगी, भरी हुई रहेगी। ठीक है, ये नदियाँ अनुवर्ती होती, ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती, ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है, ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, बाढ़ की कम संभावना होती है, जिसमें इसके अंतर्गत पठारी नदियों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सोनपुर, पुनपुन, फल्गु, अजय आदि। ठीक है, ये रहा हमारा बिहार की नदियों का जाल, एक अपवाह तंत्र का जाल है ये। ठीक है, यहाँ से होकर गंगा नदी यहाँ से आती है। ये हमारा जो है ना ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से
एक नदी प्रवाहित होती है, कौन? भागीरथी। ठीक है, भागीरथी प्रवाहित होते हुए देवप्रयाग, और इधर से जो है इस सतोपंत ग्लेशियर से ये गंगोत्री है और ये गंगोत्री है, ये सतोपंत है। यहाँ से अलकनंदा नदी प्रवाहित होती हुई यहाँ पे बीच में है देवप्रयाग, यहाँ पे दोनों का संगम होकर तब ये गंगा बनती है। अब यहाँ से गंगा बनकर ये प्रयागराज में यूपी से होते हुए बिहार में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी है घाघरा, दूसरी गंडक, तीसरी बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी। ठीक है, यहाँ से मेची नदी महानंदा में मिलती है और ये महानंदा यहाँ आके गंगा में। अब नीचे दक्षिण की तरफ से देखेंगे तो पहला क्या है? कर्मनाशा, दूसरा सोन, पुनपुन, निरंजना, फल्गु। ठीक है, मोहाना भी, ये भी जाके फल्गु में मिल जाती है, क्यूल नदी। ठीक है, आप देखते होंगे लखीसराय जाने से पहले। चलिए, अब है नदी और उसके उद्गम, बिहार में प्रवेश, संगम और मुहाना। गंगा नदी आपको पता है गंगोत्री उत्तराखंड में, बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर, चौसा। संगम क्या है? बंगाल की खाड़ी, मतलब मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी। घाघरा जो है का उद्गम तिब्बत है और बिहार में कहाँ में प्रवेश करती है? सिवान जिले में। और इसका मुहाना गंगा, ठीक है, ये सारण में गंगा में मिल जाती है। गंडक का जो उद्गम स्थल है नेपाल है और बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, वाल्मीकि नगर में, और इसका मुहाना गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? सोनपुर में। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये पश्चिमी चंपारण में, और इसका मुहाना ये खगड़िया जिले में जो है मिल जाती है गंगा में। बागमती है महाभारत श्रेणी, नेपाल से इसका उद्गम होता है और ये बिहार में कहाँ से प्रवेश? सीतामढ़ी में प्रवेश करती है और इसका मुहाना जो है कोशी, और कोशी मिल जाती है। कमला ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। ठीक है, और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? मधुबनी में, और मिलती कहाँ है? इसका मुहाना क्या है? कोसी में जाके मिल जाती है। अब कोसी का जो है देखेंगे, कोसी का जो उद्गम स्थल है गोसाई स्थान नेपाल है। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सुपौल में, और इसका मुहाना क्या है? गंगा, जो कुर्सेला में। ठीक है, गंगा में आकर मिल जाती है। गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला, कटिहार में। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो किशनगंज, और इसका मुहाना कहाँ है? गंगा, मालदा में जाके मिल जाती है। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलती उद्गम स्थल है, और कैमूर में, बिहार में कैमूर में प्रवेश करती है, और गंगा चौसा में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, भी बिहार में रोहतास जिले में प्रवेश करती है, और दानापुर में गंगा में आकर मिल जाती है। पुनपुन झारखंड पलामू से निकलते हुए बिहार में औरंगाबाद में प्रवेश करती है, और फतुआ में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। छोटा नागपुर फल्गु या निरंजना जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती हुई बिहार में गया जिले में प्रवेश करती है, और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती हुई नवादा में बिहार में प्रवेश करती है, और क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। क्यूल नदी जो है हजारीबाग उत्तर झारखंड से निकलती हुई बिहार के जमुई जिले में मिलती है, और गंगा लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। अजय नदी जो है जमुई से निकलती हुई, और मतलब इसका उद्गम ही जो है ना जमुई है, और बिहार में कहाँ पर है? जमुई। ठीक है, और गंगा में पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। अब गंगा नदी के बारे में जानेंगे कि गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को जो हम गंगा नाम से जानते हैं, गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है, और कटिहार और भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों अर्थात बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है।
बिहार की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन नदियाँ आदि नदियों में बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा मिलती है। बांग्लादेश में इसे जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती हुई बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू, मैदानी भाग है, गोगरा, कर्णाली, नेपाल में से कहा जाता है गोगरा और कर्णाली कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, शेती आदि है। गंडक नदी को नारायणी नदी, मैदानी भाग में क्या कहते हैं, नारायणी नदी, सप्तगंडकी सालिग्रामी नेपाल में नाम से जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा जो है धोलावीरा और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते हुए समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को जो है सालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, अब ठाकुर जी की पूजा करते हैं ना, वही सालिग्राम पत्थर है। बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ मशान, बालोर, तिवर, धनोती आदि है। अब बागमती नदी, यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ लाल बकिया, लखनदई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी नदी, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और तथा कुर्सेला कटिहार गंगा में आकर विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती, शून्यकोशी आदि है। ठीक है, अब महानंदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पेनौर, नागर, बालासोर, मेची है। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती हुई और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी में डेहरी बांध जो रोहतास में इंद्रपुरी बैराज, रोहतास बांध, सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर जो है बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। अब पुनपुन नदी, यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहार, मादर, दरदा आदि है। यह दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। ठीक है, अब फल्गु नदी यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन अर्थात निरंजना तथा मोहाना नदियाँ के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर देख लेते हैं। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, मोकामा गंगा नदी
मोकामा, पटना, मोकामा, भागलपुर, ये सारे, बक्सर, ये सारे जो हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। छपरा घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे, बांका जो है चांदर नदी के किनारे, सोनपुर गंडक नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, ये तीनों जो हैं बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे हुए हैं। दरभंगा बागमती नदी, गया फल्गु नदी, फतवा जो है पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे बसा है। लखीसराय है किउल नदी के किनारे। अब बिहार की नदी घाटी परियोजना देख लेंगे। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इन परियोजना में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। अब बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखेंगे। पहला है सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। सोन बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी जो रोहतास में किया गया था। ठीक है। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी तथा प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर जो है, इस नहर में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रही सोन नदी, ये पश्चिमी सोन नहर है। ठीक है। यहाँ पर बांध बनाया गया है। ये पूर्वी सोन नहर है। ठीक है। अब गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। यह बैराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर और दूसरा पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत त्रिवेणी दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिले में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों में से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत जो है पूर्वी नहर में 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाल्मीकि नगर बैराज है, ये जलाशय है, ये इधर नेपाल का क्षेत्र, इधर भी नेपाल का क्षेत्र। तिरहुत नहर इधर है, त्रिवेणी नहर है, दोन नहर। ये पश्चिमी गंडक नहर है, इधर गंडक नदी आ रही है। ठीक है। अब आ रहा है कोसी नदी। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू की गई थी। इस परियोजना के तहत जो हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई है। आप ये देख सकते हैं, कोसी नदी है, यहाँ पे जलाशय, यहाँ पे वो बनाया गया बहुउद्देशीय परियोजना। ये पश्चिमी कोसी नहर है और ये पूर्वी कोसी नहर है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। आइए अब बिहार की झीलों को देख लेते हैं मानचित्र के माध्यम से। जैसे सरैया मन झील कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। मोती झील और पीपरा मन झील पूर्वी चंपारण में। कुशेश्वर झील कहाँ है, दरभंगा में। सिमरी झील सहरसा में। गोगा झील जो है कटिहार में है। जगतपुर झील कहाँ है, भागलपुर में। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, नालंदा में। अब गया जी में जो है मुंचलिंडा झील कहाँ है, गया जी में। अनुपम झील कैमूर में। ठीक है। आई होप आप लोगों को याद रहेगा। आगे
अब देखिए बिहार के प्रमुख जिलों में, जिसमें एक गोखुर झील है और एक प्राकृतिक झील है। गोखुर झील में जो आता है कांवर झील है जो बेगूसराय में है, गोगाबिल घोघा झील कटिहार में है, कुशेश्वर झील दरभंगा में है, सिमरी झील सहरसा में, जगतपुर झील जो है भागलपुर में है, मोती झील मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में, सरैया झील सरैयामन झील जो है बेतिया पश्चिमी चंपारण में, पिपरामन जो है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। अब प्राकृतिक झील, ठीक है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में, अनुपम झील जो है कैमूर में है, मुचलिंडा झील जो है बोधगया गयाजी में, नागी झील जमुई नकटी जमुई। लाभान्वित क्षेत्र को देखेंगे, त्रिवेणी नहर, तिरहुत, दोन, ये तीनों नहर जो है किस पे है, किस नदी पर है, गंडक नदी पे है। इसके लाभान्वित क्षेत्र जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली है। पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी जो है कोसी नदी पर, ठीक है। और इसके लाभान्वित क्षेत्र जो हैं अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, राजपुर कोसी नदी पर है, जिसपे सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय को लाभ मिलता है। पूर्वी सोन जो है सोन नदी पर है, इसमें आने वाले क्षेत्र जो है औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल है। पश्चिमी सोन नहर जो है सोन नदी पर है, ये रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर को लाभान्वित करता है। अब जो है जलप्रपात देखेंगे, जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से बाहर से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। अब बिहार के जलप्रपात ककोलत जलप्रपात जो नवादा जिला में है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, कशिश जलप्रपात रोहतास में, धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास, मंझर कुंड जलप्रपात रोहतास, तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास, करकगढ़ जलप्रपात कैमूर, तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में। अब बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड देखेंगे, जैसे राजगीर में जो स्थित है वो कौन कौन सा है, ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नाना कुंड। और ब्रह्मकुंड जो है बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, ठीक है। मुंगेर में जो है कौन कौन है, लक्ष्मण, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार, ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीमकांत, मरारी कुंड। अब इसे मुंगेर में इस तरह से याद करें, राम लक्ष्मण सीता ऋषि, ये सब जो है ना मुंगेर में है, ठीक है, सारे कुंड। गया जो है, गया में जो है अग्निकुंड है। अब बिहार की मिट्टी, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और कार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहा जाता है। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र जलोढ़, अपोढ़ और कछारी मिट्टी में पाए जाते हैं। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब देख लेंगे उत्तर बिहार की मिट्टी में कौन कौन से आते हैं और दक्षिण बिहार में मिट्टी में कौन से आते हैं। उत्तर बिहार मिट्टी में जो है पर्वतपदीय मिट्टी आती है, तराई मिट्टी आती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं। अब दक्षिण बिहार की मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी आती है, टाल, कगाड़ी, पुरानी जलोढ़, करेल, केवाल मिट्टी, लाल पीली बलथर मिट्टी, ठीक है। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पर्वतपदीय मिट्टी, पिडमोंट, ठीक है। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होते हैं। दूसरा है तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का विकास भी हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। अब जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखेंगे,
इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में, इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में है। इस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इस मृदा में चूना और पोटाश की अधिकता तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। बालसुंदरी मिट्टी जो है उत्तर बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण आदि जिलों में है। अब नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिससे पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। अब दक्षिण बिहार की मिट्टी देखेंगे। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं बूढ़ी मिट्टी है। ठीक है, इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है तथा यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे करेल और केवाल मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि है। लाल पीली मिट्टी, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की बहुलता होती है। इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू एवं लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अब वन तथा वन्यजीव देखेंगे। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आर्द्र पर्णपाती, दूसरा है शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वन जो है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन जो है किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन तथा नगर के नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, समेल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खेरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेंगे। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार है। अभी जो है ना, कैमूर में जो है बनने जा रहा है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में, इसका क्षेत्रफल जो है 1789 है। इसकी विशेषता क्या है? यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र है, इसके अंदर है। भीम बांध
एवं वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, 680.94 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है, 138.33 वर्ग में फैला हुआ है। कांवड़ झील वन्य जीव अभ्यारण्य बेगूसराय 63.11 में। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है, रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य रोहतास कैमूर में है, जिसका क्षेत्रफल जो है 1784.73 है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नागी बांध पक्षी विहार जमुई में है, 1.92 में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सबसे छोटा अभ्यारण्य है नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई में है, 3.33। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर की सूची में भी शामिल किया गया। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है नालंदा में है, 35.84 में फैला हुआ है। अब है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, जिसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, 8.87। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत उदयपुर झील को वर्ष 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा, जिसका क्षेत्रफल है 27.27। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में है, 29.21 वर्ग किलोमीटर है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में 1.98 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, आप इसे मानचित्र में देख सकते हैं। यहाँ रखा पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में है। कुशेश्वर कांवड़ है कहाँ है, बेगूसराय में। विक्रमशिला डॉल्फिन भागलपुर में। भीमबांध जो है मुंगेर में, और जो है नागी जलाशय और नकटी जो है जमुई में। रजेली जो है नवादा। राजगीर में राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में। गौतम बुद्ध गयाजी में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में। और ये बिहार का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। ठीक है, बिहार के रामसर स्थल। बिहार में वर्तमान में कुल 6 रामसर स्थल हैं। ठीक है, पहला है कांवड़ झील, जो घोषणा वर्ष कब होता है, इसको रामसर के स्थल में शामिल किया गया था 2020 में। और कहाँ है ये, बेगूसराय में। क्षेत्रफल इसका क्या है, 2620। नागी और नकटी जो है पक्षी अभ्यारण्य को 2024 में शामिल किया गया था, और ये कहाँ है, तो जमुई में। कब नागी की बात की जाए, इसका क्षेत्रफल 206 है। नकटी का बात किया जाए 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है ना। गोकुल जलाशय जो 2025 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है, और कौन से जिला में, बक्सर में। ठीक है, क्षेत्रफल इसका 448 है। उदयपुर झील जो है 2025 में इसको भी वो किया गया था, पश्चिमी चंपारण में है, 319। गोगाबिल झील जो है 2025 में शामिल किया गया था, और यह कटिहार जिला में है, 86.63 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट बिहार का देख लेते थे। भारत और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2023 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। बिहार में वन आवरण जो है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिहार में वनावरण और वृक्षावरण, ठीक है। और देखो, वनावरण का बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 7532 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात की जाए तो 8% है। और वृद्धि कितना हुआ है, 151 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण जो है 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये प्रतिशत में अगर बात किया जाए 2.68% है, और वृद्धि हुई है 159 वर्ग किलोमीटर। झाड़ी जो है 260 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, प्रतिशत है 0.28%, और कुल मिलाकर जो है 10,292 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत में बात किया जाए तो 10.96% है, और वृद्धि जो हुआ है 310 वर्ग किलोमीटर है।
अब जिलों में वनावरण जो है क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे। कैमूर जिला का जो क्षेत्रफल है 1025.68 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जिला जो है शेखपुरा की बात की जाए तो 0.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिमी चंपारण 908.23 वर्ग किलोमीटर है और जिला अरवल की बात की जाए 4.02 वर्ग किलोमीटर है। जमुई की बात किया जाए तो सबसे अधिक जो है ना कैमूर, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद जमुई आता है और जमुई का जो है 670.84 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और बक्सर में 6.01। और जो सबसे कम में जो है वनावरण जो है सबसे पहले आता है शेखपुरा, अरवल, बक्सर, ठीक है। चलो जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार देखेंगे। सबसे अधिक जो है कैमूर 30.51% है, उसके बाद जमुई 21.65% है, मुंगेर में है 21.57%, ठीक है। सबसे कम की बात हो तो जिला शेखपुरा में 0.12% है, उसके बाद बक्सर है 0.35%, सिवान 0.42%। अब 2021 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिले हैं। वनावरण में वृद्धि वाला जिला कौन है? भागलपुर 33.82 पर किलोमीटर है। मधुबनी 25.71 वर्ग किलोमीटर है। बांका जो है 19.16 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण को नुकसान जो हुआ है किस जिला को हुआ? कैमूर को, ये तो -35.35 वर्ग किलोमीटर। नवादा -9.76 वर्ग किलोमीटर। किशनगंज -7.56 किलोमीटर है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले 2023 में देखेंगे। बहुत घने वन जो है पश्चिमी चंपारण जिले में है, ठीक है। और जो यह क्षेत्रफल है 303.78 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन जो है पश्चिमी चंपारण, ये भी है सबसे शीर्ष पे पश्चिमी चंपारण है और इसका क्षेत्रफल जो है 527.25 वर्ग किलोमीटर। खुले वन देखेंगे तो सब शीर्ष पर आता है कैमूर और इसका जो क्षेत्रफल है 499.68 वर्ग किलोमीटर है। 2019, 21 और 23 वनावरण की तुलना अगर की जाए, बहुत घने वन जो है 333 वर्ग किलोमीटर 2019 में थे। क्षेत्रफल में 2021 की बात करें 333 वर्ग किलोमीटर और 2023 की बात 387 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन जो है 3250 वर्ग किलोमीटर। 2021 की बात है 3286 वर्ग किलोमीटर। 2023 की बात की जाए 3284 किलोमीटर। खुले वन की बात की जाए तो 3693 वर्ग किलोमीटर 2019 में था, 3762 वर्ग किलोमीटर 2021 में और 2023 में 3861 वर्ग किलोमीटर। कुल जो मिलाकर होगा क्षेत्रफल 2019 में जो था 7306 वर्ग किलोमीटर, 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर और 2023 में है 7532 वर्ग किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार वन एवं वृक्ष आवरण 10.5% है। बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों की संरचना की बात की जाए तो खुले वन की प्रतिशत जो है 51 है, मध्यम सघन वन की 44 है, अत्यंत सघन वन जो है 5% है। नोट: 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है, ठीक है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनाग्नि की सर्वाधिक जिलावार संख्या जो है पश्चिमी चंपारण 1403, जमुई 354, मुंगेर 233 है। अब बिहार में आपदा प्रबंधन देखेंगे। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित है। बाढ़ बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अधिकतम बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का कितना है 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले 15 हैं, ठीक है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। और कम बाढ़ प्रभावित जिले जो हैं 13 हैं। पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? बिहार की भू आकृति का नीचा होना, बिहार में वर्षा ऋतु के 2 मास में अत्यधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु के अत्यधिक जल प्रवाह होना,
बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। अब जो है सूखा, मानसून की अनिश्चितता एवं तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग नहर निर्माण का किया जाता है। अब भूकंप देख लेंगे। भूकंप बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4, 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 अत्यधिक प्रबलता है वाला जोन है इसके अंतर्गत जिले आते हैं किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया। जोन 4 जो है मध्यम प्रबलता वाला है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। जोन 3 जो है निम्न प्रबलता वाला है गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। चक्रवात, बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण यह चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिमी बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार, जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया। इसके तहत जो है बिहार में 2016 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 23 अपनाया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव चैनल पे, जहां हम परीक्षा की तैयारी एक महोत्सव के रूप में करते हैं। और हमारे सीखने से सिखाने तक के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बिहार की अर्थव्यवस्था, जो एडिटोरिया बुक के लेटेस्ट एडिशन 5th एडिशन है 2026 का। बिना किसी देरी का चलिए शुरू करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। और मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 बिहार का इतिहास, बिहार का ज्योग्राफी अपने इस चैनल पे डाला हुआ है वीडियो, आप जाकर उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर 13.1% और स्थिर मूल्य पर 8.6% रही है। बिहार की जीएसडीपी की वृद्धि दर 23-24 में 14.9% तक पहुंच गई है। क्षेत्रफल और सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, बिहार का देखेंगे अगर प्राथमिक क्षेत्र का तो 18.3 है और भारत में FY 2025 का जो है 19.7 है। द्वितीय क्षेत्र में जो है 26.8 है, तृतीय क्षेत्र 54.8 है और यही भारत में देखिए द्वितीय क्षेत्र में तो 25.3 है सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा और तृतीय क्षेत्र में 55 है। ये वाला जो है ना, हाल ही के जो ये बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्ज़ाम जो हुआ था ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र में बिहार में कितना प्रतिशत जीएसडीपी की वृद्धि दर है। ठीक है, अब रोजगार में हिस्सा जो है 2023-24 देखेंगे बिहार में जो है प्राथमिक क्षेत्र में जो है 54.2% है, द्वितीय क्षेत्र में 23.6 है, तृतीय क्षेत्र में 22.2 है और यही भारत में देखा जाए प्राथमिक क्षेत्र में 46.3% है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में 24% है, तृतीय क्षेत्र में 29.7 है। अब सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे, वर्तमान मूल्य में जो है 2024 से 25 में जीडीपी जो कितनी है
9,91,997। ठीक है। स्थिर मूल्य में 2011-12 में था 5,31,372 और प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो देखेंगे वर्तमान मूल्य में 2024-25 में 76,490 है और स्थिर मूल्य में 2011-12 में तब था 40,973। अब बिहार बजट 2026 से 27 का कुल व्यय बजट अनुमान जो है कितना है? 3,47,589.76 करोड़ रुपए है, जो पूर्व वित्तीय वर्ष से 30,694 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है। 26-27 के बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 13.1 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो 25-26 की तुलना में 15% की वृद्धि दर्शाता है। 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 9,91,997 रुपये तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद जो है 76,490 है। 2011-12 स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,31,372 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद 40,973 रुपये है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति GSDP वाला जिला जो है पटना है, 1,31,332 रुपये पर व्यक्ति। ठीक है। बेगूसराय का फिर उसके बाद बेगूसराय है 61,566 रुपये पर व्यक्ति। मुंगेर 54,469 रुपये जो है पर व्यक्ति है। सबसे कम प्रति व्यक्ति GSDP वाला जिला जो है शिवहर है, जिसका मात्र 22,047 रुपये पर व्यक्ति है। अररिया जो है 23,670 रुपये है। सीतामढ़ी 24,332 रुपये है। अब जो है बिहार बजट 2026 के अनुसार आय व्यय का विवरण देखेंगे। रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है। तो केंद्र करों में राज्य का अंश जो है 45.49% है। राज्य सरकार के कर राजस्व जो है, ठीक है, 18.92% जो है से रुपया आता है। लोक ऋण से रुपया आता है। ठीक है। 17.81% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है कितना? तो 14.92%। राज्य का कर भिन्न राजस्व एवं ऋणों की वसूली से 2.85%। ठीक है। अब रुपया कहाँ जाता है? रुपया कहाँ जाता है? तो सामाजिक सेवाएं में कितना प्रतिशत जाता है? 41.55%। सामान्य सेवा में 28.12%। आर्थिक सेवा में जाता है 23.39%। लोक ऋण की वापसी में जाता है 6.52%। ऋण और पेशगियों में जाता है कितना? 0.41%। सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01%। ठीक है। अब 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 की सिफारिश के अनुसार बिहार के केंद्रीय करों में से 9.9% हिस्सा मिलने का अनुमान है, जो 15वें वित्त आयोग की 10.06% की सिफारिश से थोड़ा कम है। अब कृषि देखेंगे। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग जो है मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि संघनता सकल फसल क्षेत्र जो है 82.07 लाख हेक्टेयर में, शुद्ध निवल बुआई क्षेत्र जो है 54.12 लाख हेक्टेयर में, सकल सिंचित क्षेत्र जो है 67.33 लाख हेक्टेयर है। फसल संघनता जो है 152% है। ठीक है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि, वानिकी एवं मत्स्यिकी का योगदान जो है 22% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 24-25 में बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल है, जो कितना हज़ार टन है? 99,34,000 टन। ठीक है। दूसरी प्रमुख फसल गेहूं है 7,827,000 टन। तीसरी प्रमुख फसल मक्का है 6,603,000 टन। वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 247.82 लाख टन और 24,782.9 हज़ार टन पहुंच गया है।
2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उत्पादन 4.3% और गेहूं का उत्पादन 7.1% तथा मक्का का उत्पादन 12.6% बढ़ा है। बिहार में कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा 40.71%, गेहूं का हिस्सा 32.1% एवं मक्का का हिस्सा 27.1% रहा है। प्रमुख फसल और उसके उत्पादन एवं उत्पादकता वाले जिले जो हैं देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले जो हैं चावल का, ठीक है, रोहतास है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन है? तो रोहतास है। उत्पादकता और सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले रोहतास 4,387 किलोग्राम हेक्टेयर। सबसे कम उत्पादकता वाले जिले कौन है? मुजफ्फरपुर 1,916 किलोग्राम हेक्टेयर पर हेक्टेयर, ठीक है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जो है रोहतास है और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला जो है बेगूसराय है 4,062 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और सबसे कम उत्पादकता वाला जिला जो है औरंगाबाद जिसका 2,496 किलोग्राम हेक्टेयर है पर हेक्टेयर है। और मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जो है पूर्णिया है। सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला जो है अररिया जो 10,438 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। अब दलहन की बात की जाए तो दलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जो है पटना है, ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला जो है पटना है ये भी, और 1,389 किलोग्राम। सारण 453 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब बिहार में फसल क्षेत्रफल 2024-25 देखेंगे। ईख का जो है 2.6% है, रेशेदार फल 0.8%, तिलहन जो है 1.4%, दलहन 6%, अनाज जो है 89.2% होता है, ठीक है। अब प्रमुख सब्जी एवं शीर्ष उत्पादन वाले जिले। आलू का शीर्ष उत्पादन वाला जिला कौन है? पटना है 8.07 लाख टन। और प्याज का नालंदा 2.46 लाख टन। बैगन का जो है नालंदा है 1.4 लाख टन है। फूल गोभी का जो है नालंदा है 0.65 लाख टन। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला जो है रोहतास 1.9 तथा शिवहर एवं सीतामढ़ी 1.8 रहा है। सबसे कम फसल सघनता वाला जिला जो है मुंगेर है 1.1 रहा है। मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। 2024-25 में 58.8 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है। देश की कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार में है। मखाना बोर्ड का जो है वो स्थापना कहाँ हुआ है? पूर्णिया में, ठीक है। देश में लीची उत्पादन में बिहार पहला स्थान आता है जिसका कुल उत्पादन 348.3 हजार टन है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। ये 13 जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार, खगड़िया। अब देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में बिहार में नए प्रयास। किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत की गई। वैशाली के विद्युपुर में आदर्श बागवानी केंद्र स्थापना की गई, ठीक है। क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु शहद उत्पादन के लिए कृषि प्रोत्साहन की शुरुआत की। मखाना उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। और कहाँ की गई है? ये पूर्णिया में। जो 24-25 में उर्वरक की जो सर्वाधिक खपत है पूर्णिया 1.09 लाख टन जिले में हुई है। बिहार में सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक यूरिया है, ठीक है, 25.59 लाख टन रहा है। प्रमुख फल एवं उसके प्रमुख उत्पादक जिले। सर्वाधिक केला उत्पादन वाले 3 जिले कौन कौन है? मधुबनी, कटिहार, वैशाली, ठीक है। सर्वाधिक अमरूद उत्पादन वाले जिले रोहतास, पटना, वैशाली। सर्वाधिक लीची उत्पादन वाले जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण। सर्वाधिक आम उत्पादन वाले जिले हैं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। वर्ष 11-12 में चावल के लिए, वर्ष 12-13 में गेहूं के लिए, वर्ष 15-16 में मक्का के लिए, 16 से 17 में मक्का के लिए, वर्ष 17 से 18 में गेहूं के लिए।
अब बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, प्रथम कृषि रोड मैप जो है 2008 से 12 में, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17, तृतीय कृषि रोड मैप में जो है 17 से 22। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 किया गया था। चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप का शुभारंभ जो है 18 अक्टूबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि आधुनिकीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। इस रोड मैप में बिहार के 12 विभागों को जोड़ा गया है। ठीक है, बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार, रबी फसल यह अक्टूबर माह में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आप रबी फसल को याद करने के ट्रिक को देख सकते हैं, रबी ऑन MA। ठीक है, रबी ऑन MA, इसका मतलब ये है कि रबी फसल जो है ऑन मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। अब जो है खरीफ फसल जो है यह जून जुलाई माह में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसका क्या है, खरीफ जे ऑन। ठीक है, खरीफ जे ऑन जून जुलाई में बोई जाएगी और कहीं आपको अक्टूबर नवंबर भी मिलेगा और नवंबर दिसंबर भी मिलेगा। ठीक है, ये याद करके रखिएगा। अब चलते हैं जायद फसल जो है यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच के दो तीन माह में उपजाई जाने वाली फसल है। यह अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। ठीक है, मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब बिहार के विभिन्न उत्पादन को प्राप्त GI टैग अप्रैल 2026 तक। ठीक है, अभी टोटल जो बिहार में मिला है ना 16 है। ठीक है, चलिए बिहार के जो है मधुबनी चित्रकला को है मिला है, ये स्थान है मिथिला। अब हस्तशिल्प में देख लेंगे मधुबनी चित्रकला, सिक्की घास शिल्प, सुजनी कढ़ाई, सिल्क, मंजूसा आर्ट, पिपली वर्क, पत्थर कट्टी, स्टोन आर्ट 2025 में मिला है इसको। ये गया टीम है। पिपली वर्क भागलपुर, मंजूसा आर्ट भागलपुर, सिल्क भागलपुर, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर, सिक्की घास शिल्प उत्तर बिहार, मधुबनी चित्रकला मिथिला। अब जो सिलाव खाजा, सिलाव नालंदा का है, यह एक मिष्ठान है, पता है। ये मिष्ठान में सिलाव खाजा को मिला है। और कृषि के क्षेत्र में देख लेंगे जर्दालू आम जो है भागलपुर में GI टैग मिला है। कतरनी चावल भागलपुर है। मगही पान औरंगाबाद, शाही लीची मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा, मधुबनी आदि है। मरचा धान चूड़ा पश्चिमी चंपारण है। और 2 है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। सिंचाई, बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पईन, तालाब एवं कुआं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में बिहार में सिंचित क्षेत्र 67.33 लाख हेक्टेयर में हो गया है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होता है। सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास है, 4.67 लाख हेक्टेयर है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र जो है शिवहर 0.286 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई के साधन नलकूप हैं, नहरें हैं, तालाब है और अन्य। नलकूप से बात किया जाए तो 65.31% जो है ये किया जाता है, क्षेत्र को कवर किया जाता है वो, और इसका क्षेत्रफल जो है 4347.30 हज़ार हेक्टेयर है। नहरों से 29.49% और इसका क्षेत्रफल जो है 1986 हज़ार हेक्टेयर है। तालाब से 1.9% सिंचाई की जाती है और ये जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसको 130.5
22,000 हेक्टेयर। अन्य में 3.24% आ जाएगा और 218.76 हज़ार हेक्टेयर है। ठीक है। नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई सिंचित जिला क्या है, कौन सा है, पूर्णिया है, 3.08 लाख हेक्टेयर। नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है रोहतास है, 3.45 लाख हेक्टेयर। तालाब से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है दरभंगा है, 1.04 लाख हेक्टेयर। अब पशुपालन की बात की जाए, कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या है 365.4 लाख थी। वर्ष 2023-24 में पशुधन उत्पादन की स्थिति और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 देखेंगे। ठीक है। उत्पादन दुग्ध उत्पादन जो है 23-24 में देखेंगे तो कितना हुआ है, 128.53 लाख टन हुआ है। अब यह 2024 में जो है बढ़कर 134 लाख टन हो गया है। अंडा उत्पादन देखा जाए तो 344 करोड़ था वर्ष 2023-24 में, और वर्ष 24-25 में जो है ये बढ़कर 378.4 करोड़ हो गया है। मछली उत्पादन की बात की जाए तो 8.73 लाख टन हो गया है था 2023-24 में। ठीक है। यही 24-25 में क्या हुआ है, 9.6 लाख टन हो गया है बढ़कर। मांस का उत्पादन जो है 3.96 लाख टन 23-24 में था, और यह बढ़कर जो हो गया है 24-25 में 4.2 लाख टन है। ऊन उत्पादन 23-24 का नहीं दिया है, और यह 24-25 में जो है 1.8 लाख टन केजीएस है। बिहार में पशुओं की संख्या जो है प्रतिशत एवं अग्रणी जिले जो, और यह पशुगणना 2019 से लिया गया है। ठीक है। गाय एवं बैल संख्या कितनी है, 154 लाख। प्रतिशत में देखा जाए तो 52.1% है। अग्रणी जिला पूर्णिया है। भैंस जो है 77.20 लाख है, और 21% में देखा जाए तो, और अग्रणी जिला जो है मधुबनी है। बकरी का जो है 128.2 लाख है, और प्रतिशत में देखा जाए तो 35.1% है। अग्रणी जिला हो जाएगा अररिया। मुर्गी एवं बतख का जो है संख्या की बात की जाए तो 165.3 लाख है। ठीक है। और यह अग्रणी जिला जो है कटिहार है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हॉर्टिकल्चर का उत्पादन जो है 230 लाख टन रहा है। कितना रहा है, 230। अब खनिज में देखेंगे, पृथ्वी की भूपर पट्टी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक और अधात्विक विभाजित किया जाता है। बिहार से झारखंड के विभाजन के बाद पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता है। ठीक है। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज और बॉक्साइट आदि हैं। अब खनिज देंगे, चूना पत्थर का जो है उत्पादक जिले जो है रोहतास हैं। ठीक है। और रोहतास पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, ये सब पे मिलेंगे। और विशेषता क्या है, सीमेंट उद्योग का जो है प्रमुख कच्चा माल होता है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है। अब जो है पायराइट का देखेंगे तो यह उत्पादक जिले या क्षेत्र जो है रोहतास, आमझोर और बंजारी। विशेषता क्या है, भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। अब क्वार्टजाइट का देखेंगे, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, जमुई, गया में है। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर में पाई जाती है। ठीक है। उत्पादक क्षेत्र है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। अभ्रक का जो है उत्पादक जिला जो है नवादा, गया, जमुई, मुंगेर है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक जो है बिहार में ही पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में होता है। बॉक्साइट मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहत रूप से होता है। सोना जो है जमुई, करमिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है।
सोरा जो है सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि में पाया जाता है। सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में तथा पटाखा कांच इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्वार्टज जमुई, नवादा, गया आदि क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यूरेनियम गया, नवादा ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। स्लेट जो है मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैग्नीज गया और मुंगेर, मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है इस्पात उद्योग में किया जाता है। एस्बेस्टस जो है मुंगेर, इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। क्योंकि इसमें आग लगता नहीं है, ठीक है, इससे बने कपड़े फायर फाइटर पहनते हैं। गैलेनम जो है बांका में पाया जाता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी। अब ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा वर्ष 2024-25 में ऊर्जा की स्थिति जो रही है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की बात की जाए तो 10 लाख यूनिट रही है, ठीक है। ऊर्जा की चरम मांग जो है 44,300, हाँ 44,393 मेगावाट यूनिट है। और जो चरम मांग पूर्ति हुई है कितना, 44,217 मेगावाट। अधिशेष जो है -176 मेगा यूनिट है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में 2023-24 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है 66% है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जो है 34% है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति उद्योग उपभोग वर्ष 2025 में 374 किलोवाट घंटा रहा है, ठीक है। बिहार राज्य में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला जो है पटना है, जो कितना करोड़ यूनिट खर्च करता है, 6,969 करोड़ यूनिट। वर्ष 2024-25 में सबसे कम बिजली खपत वाला जिला जो है शिवहर है, 155 करोड़ यूनिट, 155। ऊर्जा की चरम मांग जो है 25-26 में 47,969 मेगावाट यूनिट है एवं 2026-27 में 48,980 मेगावाट यूनिट रहने का अनुमान है। ऊर्जा की चरम मांग जो है 2025 में 87-52 मेगावाट रही है और 26-27 में 9602 मेगावाट रहने का अनुमान है, ठीक है। अब हम देख लेंगे ताप विद्युत सबसे ज़्यादा है 66 पॉइंट, ये आपका ताप विद्युत वाला क्षेत्र है। जल विद्युत 12%, सौर विद्युत 16%, पवन 6%, ठीक है, पवन ऊर्जा। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जो है BSEB, वर्ष 2012 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया है। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BSPGCL और बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है, SBPDCL, ठीक है। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र देखेंगे। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र जो है पटना बाढ़ में है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना ये जो है बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर चौसा में है। और कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है मुजफ्फरपुर कांटी में। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है बांका जिले में। नवीन नगर ताप विद्युत परियोजना जो औरंगाबाद में है। नोट तिरुपति भागलपुर में 2400 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है, ठीक है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है BHSPC है। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजना प्रक्रियाधीन है जिनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। अब जल विद्युत देखेंगे परियोजना। कोसी जल विद्युत केंद्र कटैया बीरपुर जिला सुपौल में है। उत्पादन कितना करता है 19.2। पूर्वी गंडक नहर जो है पश्चिमी चंपारण और कितना उत्पादन करता है 15। सोन पश्चिमी नहर जो है रोहतास जिला, उत्पादन जो है 6.6 है। सोन पूर्वी नहर
औरंगाबाद जिला में है। और कितना उत्पादन करता है? 3.3। त्रिवेणी नहर जो है पश्चिमी चंपारण कितना में उत्पादन करता है? तो 3 मेगावाट। ढेलबाग लघु जल विद्युत है जो रोहतास में है, 1 मेगावाट करता है। नासरीगंज लघु जल विद्युत जो है रोहतास में है। जयनगर लघु जल विद्युत रोहतास में है। सेवाड़ी जल विद्युत रोहतास में है। ये सारे जो हैं 1 मेगावाट उत्पादन करते हैं। अगनूर जल विद्युत अरवल में है। बेलशार लघु जल विद्युत ये भी अरवल में है। ये भी दोनों जो है 1 मेगावाट करते हैं। सिरखिंडी लघु जल विद्युत जो है रोहतास जिले में है, 0.7 मेगावाट उत्पादन करते हैं। अरवल लघु जल विद्युत जो है अरवल में है, ये 0.5 मेगावाट उत्पादन करते हैं। तो बिहार में अगर कुल उत्पादन की बात करें तो 54.3 मेगावाट है। ठीक है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा, इसका मूल उद्देश्य बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना और वर्तमान में इसके अधीन निम्नलिखित कार्य संचालित किए जा रहे हैं। सरकारी भवनों पर ग्रिड समकृत रूफटॉप और सौर विद्युत संयंत्र, निजी आवासीय भवनों पर ग्रिड संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र और पल्वित सौर ऊर्जा संयंत्र। और सुपौल की राजपोखर में 3 करोड़ रुपए के व्यय से स्थापित कुल 525 किलोवाट पीक क्षमता वाला 13 सौर विद्युत संयंत्र अगस्त 2022 से काम कर रहा है। वही के नाका संख्या 1 में 8.55 करोड़ के व्यय से लगाया गया 1600 किलोवाट पीक क्षमता का 13 सौर विद्युत संयंत्र मार्च 2022 से काम करता है। सोलर वाटर पंप 50 मेगावाट का ग्रिड संपर्कित जमीनी सौर विद्युत संयंत्र है। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड संयंत्रों का ग्रिड संपर्कित जो है सौर ऊर्जा संयंत्र में परिवर्तन है। सरकारी भवनों पर हाइब्रिड रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र है। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली युक्त सौर विद्युत परियोजना एवं भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना का प्रारंभ किया गया है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीतियां कौन कौन सी हैं? बिहार पंप आधारित भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025। ठीक है। पंप आधारित भंडारण परियोजनाएं जो है PSP जो है चरम बिजली प्रेषणीयता और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बड़े पैमाने पर किफ़ायती ऊर्जा भंडारण उपलब्ध कराती है। बिहार का लक्ष्य जो है अनुकूल और सुस्थिर विद्युत ग्रिड के सहयोग के लिए जो है पंप भंडारण योजना के विकास को बढ़ावा देकर अपनी नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संभावनाओं को लाभ उठाना है। यह नीति देश की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुरूप है, जिसमें ग्रिड के लचीलापन और नवीनीकरण ऊर्जा के समेकन के लिए पंप भंडारण पर बल दिखा। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025। बिहार ने नवाचार लाने और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों तथा ऊर्जा भंडारण को अपनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 की शुरुआत की। राज्य का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा संबंधी अपनी पूरी संभावनाओं को साकार करने के लिए 2029 से 30 तक 23.968 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 6.1 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल करना है। उद्योग अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2025 से 26 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है 26.8% रहा है। खनिज में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। बिहार के प्रमुख उद्योग। चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 में मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 10 चालू अवस्था में है। हाल में ही रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी को चालू किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 25 से 26 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 60.88 लाख क्विंटल हुआ है। कृषि रोडमैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अब दुग्ध उद्योग देखेंगे। बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार
वर्ष 2024-25 में 134 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत पशुपालन हेतु देसी गोपालक योजना प्रारंभ किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत 7000 गाँव में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई है। अब जूट उद्योग। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित हैं। पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। वस्त्र रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें स्थापित हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर, अंडी तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं। और बिहार के भागलपुर में तसर सिल्क, ठीक है। सीमेंट उद्योग। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है, ठीक है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। कृषि उत्पाद उद्योग। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। बिहार वर्तमान देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे, फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम स्थान रखता है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। अब है बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम। अब है उद्योग। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? तो बरौनी में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में। भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना बेला सारण में। डीजल और एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मडोरा सारण में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में है। बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम जो है देखेंगे। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड भतुआ पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट स्पन सेल भागलपुर। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में। अब बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र देखेंगे। चमड़ा उत्पाद जो है पटना, मुजफ्फरपुर। चीनी उत्पाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण जिले में। कागज समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। रेशम जो है भागलपुर में। सूती वस्त्र का उत्पाद जो है क्षेत्र गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि मुजफ्फरपुर और पटना। सीमेंट रोहतास। उर्वरक बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड का जो है हाजीपुर, पूर्णिया, पटना में। कालीन जो है ओबरा, औरंगाबाद। तेल शोधन जो है बरौनी, बेगूसराय में। अब बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना जो है 1974 ईस्वी में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति जो है 2016 में बनाई गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 बनाई गई। परिवहन देखेंगे। बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन के रूप में मौजूद है। सड़क परिवहन या यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई कितनी है? तो 6,389 किलोमीटर है। सर्वाधिक जो है पटना में है 506 किलोमीटर और सबसे कम जो है शिवहर में 22 किलोमीटर। प्रांतीय राजमार्ग ऐसे जो है 3,617 किलोमीटर है और गया में सर्वाधिक है 211 किलोमीटर और सबसे कम जो है ये भी शिवहर में है 12 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ जो है MDR जो है की लंबाई कितनी है? 16,784 किलोमीटर है और सर्वाधिक जो है ये भी पटना में है 1,190 किलोमीटर है ना, 1,119 किलोमीटर है और सबसे कम जो है शिवहर जिले में ही है 46 किलोमीटर। ग्रामीण पथ जो है, ग्रामीण पथ मतलब इसमें पक्की सड़कें जो है उनकी लंबाई जो है कितनी है? 1,19,067
किलोमीटर है। और सर्वाधिक जो है लंबाई सबसे ज़्यादा ग्रामीण पथ बना हुआ है मधुबनी में 6067 किलोमीटर, ठीक है। अब सबसे कम जो है अरवल में 498, ठीक है। बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिलीगुड़ी 417 किलोमीटर है, रक्सौल से हल्दिया 408 किलोमीटर, बक्सर से भागलपुर 300 किलोमीटर, पटना से पूर्णिया 250 किलोमीटर। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का देश में तीसरा है, प्रथम केरल और द्वितीय पश्चिम बंगाल है। अब रेल परिवहन देखेंगे। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। भारत में रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। भारत के रेल नेटवर्क का 5.4% हिस्सा बिहार में आता है। अब बिहार में कुल जो है 4 रेल मंडल है। सोनपुर मंडल जिसे ECR कहते हैं, दानापुर मंडल ECR, समस्तीपुर मंडल रेल क्षेत्र जो है ECR है, कटिहार मंडल का क्षेत्र जो है रेल क्षेत्र NFR है। भारतीय रेलवे के 19 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में की गई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस पड़ाव तक 14.57 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। मेट्रो कार्य के कुल व्यय में भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 20% व्यय किया जाएगा। 60% व्यय सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण द्वारा किया गया है। अभिकरण अर्थात जीका के द्वारा किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को पटना में जो है बिहार की पहली मेट्रो रेल सेवा के एक हिस्से का उद्घाटन किया है, जो 3.45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से 0 माइल भूतना तक। सितंबर 2024 में बिहार में 4 नए मेट्रो शहर की घोषणा की गई, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। इस योजना में भी जो भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा 20% की राशि का व्यय किया जाएगा तथा 60% व्यय जो है बाहरी अभिकरण द्वारा किया जाएगा। अब वायु परिवहन देखेंगे। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया। बिहार में स्थित चालू हवाई अड्डे देखेंगे। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना में स्थित है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गया में स्थित है, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय है। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में है, घरेलू है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में रक्षा। अब नोट जो है, इन हवाई अड्डों के अलावा 13 अतिरिक्त हवाई अड्डों के विकास का काम विभिन्न चरणों में है। ये हवाई अड्डे सुल्तानगंज, भागलपुर, राजगीर, नालंदा, बिहटा, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वीरपुर, वैशाली, मुंगेर, छपरा, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, उलाव, बेगूसराय और सवैया, गोपालगंज। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है तथा बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। वर्ष 2016 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 5 से बढ़कर 111 कर दी गई है। इसमें बिहार से गुजरने वाली जलमार्गों की सूची निम्नलिखित है। जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है गंगा नदी पर है। मार्ग का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 37 गंडक नदी पर है, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश और 296 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 40 जो है घाघरा नदी पर है और मार्ग क्षेत्र जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और 354 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 54 जो है कर्मनासा नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश मार्ग क्षेत्र है और 86 किलोमीटर बस है। राष्ट्रीय जलमार्ग 58 कोसी नदी पर है जो बिहार मार्ग क्षेत्र है, ठीक है, 236 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 81 जो है पुनपुन नदी पर है, इसका मार्ग क्षेत्र जो है बिहार है और कुल लंबाई इसकी कितनी है 35 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 94 सोन नदी पर है, इसका मार्ग क्षेत्र जो है बिहार है और कुल लंबाई जो है 141 किलोमीटर है। अब बिहार की 7 निश्चय योजना देखेंगे। 7 निश्चय 2015, 7 निश्चय 2 2020 और 7 निश्चय 3 जो 2025 से है। अब इसके 7 निश्चय क्या हैं 2015 के हिसाब से। 7 निश्चय 1 में जो है 2015 के हिसाब से आर्थिक हल और युवाओं को बल,
दूसरा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। तीसरा है हर घर बिजली लगातार। चौथा है हर घर नल का जल। पांचवा है घर तक पक्की गली नालियाँ। छठा है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। सातवां अवसर बढ़े आगे बढ़े। 7 निश्चय 2 में जो है 2020 से युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ घर, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। और 7 निश्चय 3 में 2025 से है, ठीक है। ये दोगुना रोजगार, दोगुना आय है, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान।